क्रम में अहिल्याबाई होलकर जी के सपनों को बुनने का काम, उनको धरातल में उतारने का काम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री युवा नेता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना वक्तव्य को हमारे सम्मुख रखें। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब ने जिनका अभी यहाँ पर संबोधन सुना, बहुत विस्तृत रूप से एक एक बात हम सबको जो हमेशा स्मरण में रहे, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपना संबोधन रखा। अनेक दायित्वों में रहे हैं, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र सरकार और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, बिहार प्रदेश के प्रभारी के नाते और दिल्ली मुख्यालय में होने वाले अनेक कार्यक्रमों का संयोजन आपके माध्यम से होता है। आज हम सब के बीच में आपकी उपस्थिति हुई है। मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा और इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती दीप्ति रावत जी, यहाँ राज्य के अंदर इन कार्यक्रमों के संयोजन की जिम्मेदारी जिनके पास है, श्री शैलेंद्र बिष्ट जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, हमारे आदरणीय विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, दायित्वों में रहने वाले सभी कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनेक मेयर हमारे, और सभी मैं कहूँ तो एक हमारी पार्टी के सब प्रमुख लोगों का एक समूह यहाँ पर उपस्थित है। आज के इस अवसर पर, इस लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 63वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी, ये इसका नाम भी भाई साहब मुख्य सेवक सदन है। इस मुख्य सेवक सदन में बहुत सारे लोग इसमें अनेक बार कार्यक्रमों में आए हैं, उनका तो विशेष रूप से, और जो पहली बार आए हैं मैं उनका हृदय से सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर त्याग, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति परम पूज्य लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, भारत की गौरवशाली इतिहास, वीरता, त्याग और बलिदान की अद्भुत गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इस पावन भूमि पर भी समय समय पर अनेक ऐसे राष्ट्रनायिकाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा के लिए अतुलनीय कार्य किया है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी आदरणीय विनोद तावड़े जी ने बताया। अगर हम बात करें, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, महाराजा सुहेलदेव हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सभी विभूतियां इतिहास की अमर विभूतियां हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और दुश्मनों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। और इन्हीं विभूतियों में से एक है लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है।
जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वे न केवल मालवा की, जहाँ के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल शासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनः निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर, और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जनसेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफ़ी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम, कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। जैसे अभी करों के बारे में बताया, जीएसटी के बारे में, आज जीएसटी है, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, उस समय की चुनौतियों के समय में किस प्रकार से काम करना है। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जिसके वास्तव में वो हकदार थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनको गौरवशाली इतिहास से वंचित रखने का भी सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। बरसों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को न केवल आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों का निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के काशी कॉरिडोर का विस्तार हो, नया बनना हो, या महाकाल लोक का निर्माण हो, ऐसे अनेकों कार्य हमारी धार्मिक जो धरोहरें हैं उनको जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। और सच में इतने विस्तार से सारे वक्ताओं ने बात कर दी है, उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। और मैं इतना ही नहीं, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य, अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान में सुनिश्चित करने का काम हुआ है। और हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
हमारे धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां एक और हम केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण में अनेक कार्य कर रहे हैं, वहीं यहीं पर हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है। अभी आज से 3 दिन पहले इसी सभागार में परिवहन विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको हम उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उस प्रदान करने का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। सच में मैं बताऊं तो उसमें 50% से अधिक भागीदारी नियुक्ति पाने वालों की वो हमारी बहनों की थी, मातृशक्ति की थी। साथियों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को भी सुरक्षित रखने को पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और उस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा हम सबको गौरव है कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलती है और माँ गंगा यहाँ से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री हमारे राज्य से निकल गई है। राज्य के अंदर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग, हर पंथ और हर समुदाय के व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का एक समान कानून सबके लिए यहाँ लागू हो गया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है और ये नकल कानून लागू होने से पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अव्यवस्था होती थी, परीक्षाओं में किस प्रकार की धांधली होती थी, कैसे पेन ड्राइव से नकल होती थी, कैसे नकल माफिया हावी रहते थे, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनका वो हक नहीं मिल पाता था जिसके लिए वो हकदार होते थे, उनके साथ लगातार अन्याय होता था, उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा था, आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी, गरीब माता पिता के जो सपने थे वो लगातार टूट रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत की और नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम हमने किया और साथ में देश का सबसे सख्त नकल कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 3 वर्षों में 23,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक हम अपने युवा भाई बहनों को देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और एक भी मामले में नकल का प्रकरण नहीं आया।
एक भी मामले में कोई न्यायालय में मामला नहीं गया, कोई विवादित मामला नहीं हुआ, कहीं कोई नकल नहीं आई और पारदर्शिता के आधार पर सच में आप सब, ये हमारी पार्टी के प्रमुख प्रतिनिधि बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप सब देखते होंगे। खजानदास जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं और ये धनोल्टी एक क्षेत्र में कार्यक्रम में गए थे तो टिहरी जनपद में ही बता रहे थे कि 10 से ज़्यादा लोग सामान्य परिवारों के बेटे और बेटियां उनके पीसीएस परीक्षा के परिणाम आने के बाद उस परीक्षा में चयन हुए थे। एक उसके बाद मैं वहाँ से चमोली गया, चमोली में ही इसी प्रकार से हमारे कई गरीब माता पिता के बेटों को चयन और का अवसर मिला, बेटियों को। पिथौरागढ़ गया, वहाँ भी चंपावत गया, कोई जनपद ऐसा नहीं है। और पहले जो परीक्षाएं देते थे, कई सालों से परीक्षा दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। अब वही हमारे भाई बहन परीक्षाओं में बैठते हैं और एक साथ उनका 3-3, 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ है। साथियों, हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। हमारा ये अभियान अभी भी लगातार जारी है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारी वीर सेना ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस अद्वितीय कार्रवाई के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, साहस, रणनीतिक कुशलता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। हमने कल ही यहीं पर कैंट एरिया में वीर सैनिकों के साथ सैनिक संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से उनके पराक्रम के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारे वीर सैनिकों के अद्वितीय योगदान को हमेशा स्मरण रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हमारी सेना के शौर्य गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सब से अपेक्षा की है कि जो हमारी तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में निकल रही है, सेना का अभिनंदन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। और मैंने ये भी तय किया है कि मैं भी जिस कार्यक्रम में भी जाऊंगा, चाहे 1000 कदम, 2000 कदम, जितनी भी दूरी पर होगा कार्यक्रम स्थल, वहाँ पहले हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसके बाद ही कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथियों, हम सब उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं लोक माता अहिल्याबाई देवी होलकर जी को नमन करते हुए और आज के मुख्य अतिथि जिन्होंने विस्तार से हम सबका यहाँ पर उत्साहवर्धन भी किया, प्रोत्साहन भी किया, बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से हमको बताई देवभूमि आगमन पर, वो हम सबके भाई भी हैं और बड़ा संगठन में हम लोगों का बड़ा लंबे समय से आपसे जो है रिश्ता नाता भी है। तो यहाँ देवभूमि पधारे हैं। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।